हे व्हाट्स अप यू गाइस, अमित हियर। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बैरी विंडसोर स्मिथ के मॉन्स्टर्स इस ग्राफिक नॉवेल के बारे में। बैरी विंडसोर स्मिथ एक ब्रिटिश कॉमिक बुक आर्टिस्ट है, एक मतलब पेंटर है। और उन्होंने कॉमिक बुक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है, पर उन्होंने कुछ गिने चुने वर्क्स पे ही, प्रोजेक्ट्स पे ही काम किया है। और वो इतने आइकॉनिक रहे हैं कि उनको हर कोई कॉमिक बुक इंडस्ट्री में एक मास्टर के हैसियत से जानता है। तो उनके गिने चुने वर्क्स में कोनन द बारबेरियन की कॉमिक्स, और 80s में एक वेपन एक्स करके ओरिजिन स्टोरी आई थी वॉल्वरिन की, ये कॉमिक्स आती है। और इनका बहुत इम्पैक्ट रहा, वेपन एक्स का तो डेफिनेटली काफ़ी इम्पैक्ट रहा है कॉमिक बुक इंडस्ट्री में और वॉल्वरिन के कैरेक्टर पे। और जिसकी आर्ट स्टाइल जो थी, आर्ट वर्क जो था, वो काफ़ी फिनोमिनल था। तो ये जो मॉन्स्टर्स जो ग्राफिक नॉवेल है, ये बैरी विंडसोर स्मिथ जो है वो 80s से बनाना चाहते थे। उनको एक हल्की स्टोरी बनानी थी, फ्रैंकेनस्टाइन से इंस्पायर्ड, मैरी शेली के फ्रैंकेनस्टाइन से, पर वो कुछ पॉसिबल नहीं हुआ। तो बाद में उन्होंने खुद ही जाके इसके ऊपर इंडिविजुअल लेवल पे काम करना शुरू किया। और फाइनली 2021 में उन्होंने मॉन्स्टर्स पब्लिश की, और ये उनका लाइफ टाइम का प्रोजेक्ट है, लाइफ टाइम का वर्क है। और ये हमें समझ में आता है जब हम इस ग्राफिक नॉवेल को पढ़ते हैं। और जब मैंने इस बुक को फिनिश किया तो मेरे मतलब कि रूह को छू गई इसकी एंडिंग, और मेरे गूज़बम्स आ गए और मेरी बॉडी पर। इतनी ब्यूटीफुली इसे एंड किया गया और बहुत ब्यूटीफुल बुक है। तो इसके बारे में आज मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले इसके प्लॉट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, ये मैरी शेली के फ्रैंकेनस्टाइन से इंस्पायर्ड है, और हल्क जो कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स का, उससे भी थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड है। बट ये किसी भी तरह की एक्शन या एडवेंचर पैक स्टोरी नहीं है। ये 364 पेजेस की ग्राफिक नॉवेल है, और बहुत स्पार्सली इसमें एक्शन एलिमेंट यूज़ किया गया है। तो ये बहुत से जॉनरास को इम्प्लीमेंट करता है। ये एक काफ़ी एटमॉस्फेरिक बुक है, ये काफ़ी स्पूकी है, क्रीपी है, एक कैरेक्टर ड्रिवन ड्रामा है, और कैरेक्टर स्टडी है, और एक सोशल क्रिटिक भी है बहुत सारी चीज़ों का। तो इसमें जो स्टोरी जो है वो 1960s में शुरू होती है, प्लेस लेती है। पर इसमें कुछ फ्लैशबैक्स में इसकी कुछ कैरेक्टर्स की स्टोरी अनफोल्ड होती है, वो 1940s में प्लेस लेती है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर, एक्चुअली इसमें कोई मेन कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि हर कैरेक्टर उतना ही इम्पोर्टेंट है, और हर कैरेक्टर की इन्वॉल्वमेंट जो है स्टोरी में वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। और मुझे इस स्टोरी का वही एक बहुत स्ट्रेंथ लगती है कि हर एक कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक कैरेक्टर को उसके एग्जिस्टेंस का एक पर्पस है इस स्टोरी में, जो पर्पस हम काफ़ी ढूंढते हैं अपनी लाइफ में। तो सच में बहुत सुंदर पार्ट है वो इस स्टोरी का। तो इस स्टोरी शुरू होती है बॉबी बेली नाम के लड़के से। बॉबी जो है, उसके फादर जो है वो उसको मार पीट रहे हैं, और अब्रप्टली बुक दूसरी जगह पे शुरू होती है। अभी बॉबी बेली जो है वो बड़ा हो गया है, और वो यूएस आर्मी के कैंप में जाता है। वहाँ पे वो खुद को एनरोल करना चाहता है आर्मी में, और वहाँ पे एक अफ्रीकन अमेरिकन ऑफिसर है, वो उसका इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू के दौरान पता चलता है कि बॉबी की आगे पीछे की कोई भी हिस्ट्री किसी को भी पता नहीं है। उसके पास सिटीज़न कार्ड नहीं है, उसके माँ बाप नहीं है, उसके कोई रिलेटिव्स नहीं है। वो कम्प्लीटली एक घोस्ट की तरह जी रहा है। और ऐसे जो लोग हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ अगर वो गायब हो जाए, उनके लिए गवर्नमेंट के पास कुछ अलग प्लान्स रहते हैं, CIA वगैरह के पास। तो एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट प्रोमीथियस, जो फ्रैंकेनस्टाइन की स्टोरी को भी नोट देता है। तो इस प्रोमीथियस प्रोजेक्ट पे वो अफ्रीकन अमेरिकन ऑफिसर बॉबी बेली को रिकमेंड कर देता है, और उसे फंसा कर उसमें डाल देता है। और अभी ये प्रोजेक्ट प्रोमीथियस क्या है? तो वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में जब नाजीज या थर्ड राइख जब सरेंडर करती है, तब बहुत से जो साइंटिस्ट और मेडिकल ऑफिसर्स, या मतलब कि जो भी ब्रेन पावर जो है थर्ड राइख का,
वो एलाइड फोर्सेस खुद की पास एब्जॉर्व कर लेती है, डिसॉल्व कर लेती है। तो ऐसे ही कुछ साइंटिस्ट जो है उनको लेकर सीक्रेट एजेंसी जो है यूएस की, वो सुपर सोल्जर्स बनाना चाहती है। इस सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट का नाम है प्रोमीथियस प्रोजेक्ट। और इस प्रोमीथियस प्रोजेक्ट में ऐसे ही जो घोस्ट टाइप कैरेक्टर है या ऐसे ही अनाथ वगैरह लोग हैं या बेगर्स हैं, उनको लेकर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करके वो इस प्रोजेक्ट प्रोमीथियस को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, सुपर सोल्जर क्रिएट करना चाहते हैं। बॉबी को इस प्रोजेक्ट प्रोमीथियस में यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट तो गलत हो जाता है और बॉबी की बॉडी जो है वो अभी वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है, एक मॉन्स्टर की तरह उसकी बॉडी बन जाती है। जो अफ्रीकन अमेरिकन आर्मी ऑफिसर उसको एनरोल करता है इस प्रोजेक्ट में, उसको बाद में पछतावा होता है घर आने के बाद, और फिर वो बॉबी को छुड़ाने की कोशिश करता है। फिर आगे की स्टोरी यही है कि बॉबी के साथ एक्चुअल में क्या होता है और किस तरीके से अमेरिकन ड्रीम, वॉर के दौरान जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है और रेसिज्म और ये सब सीक्रेट प्रोग्राम्स जो है वो किस तरीके से अमेरिकन हिस्ट्री को शेप देते हैं और किस तरीके से अमेरिकन हिस्ट्री का मेजर पार्ट रहे हैं 60s में, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्रिटिक है इस बुक में। और सेकेंड चीज़ जो है कि ये जो प्रोजेक्ट्स जो है, सीक्रेट प्रोजेक्ट्स जो है, वो एक्चुअल में यूएस गवर्नमेंट रन कर रही थी। उन्होंने जो भी डिक्लासिफाइड कुछ प्रोजेक्ट्स है उनके सीआई की वेबसाइट पे, तो उसमें आप सर्च करोगे तो MK अल्ट्रा नाम का आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा। तो उसमें गवर्नमेंट जो है वो माइंड कंट्रोल का प्रोग्राम रन कर रही थी। तो उसमें क्या किया जाता था कि जो भी नॉन वाइट अमेरिकन जो है, जैसे कि लैटिन अमेरिकन्स है, मैक्सिकन्स है, अफ्रीकन अमेरिकन्स है, इनके ऊपर CIA ऑफिशियल्स टॉक्सिन्स और LSD वगैरह जैसी चीज़ों के डोसेज लेकर उनको मॉनिटर करती थी। इसकी वजह से ये जो सब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर ये सब एक्सपेरिमेंटेशंस किए जाते थे, तो ये सब लोगों के ऊपर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट होता था और बहुत से सुसाइड वगैरह के केसेस वो टाइम पे हुए थे। और ये बहुत सालों बाद पता चला जब गवर्नमेंट ने खुद एक्सेप्ट किया। तो ये सब चीज़ें तो काफ़ी रियल स्टोरी है और काफ़ी रियल इशू के ऊपर इसमें क्रिटिक किया गया है। और सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि बुक का टाइटल है मॉन्स्टर्स, तो एक सिंगल मॉन्स्टर इसमें नहीं है। तो जैसे जैसे बुक 364 पेजेस की है, तो 364 पेजेस में आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कौन मॉन्स्टर है, कितने मॉन्स्टर्स हैं और हम मॉन्स्टर्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। और बुक में आप बहुत अलग अलग तरीके से इसको ले सकते हो, बट फॉर एग्जांपल एक तरीका ये है कि आप इसे देख सकते हो कि एक नॉर्मल सदर्न सबब अमेरिकन फैमिली जो है, एक हैप्पी फैमिली जो है, उसके ऊपर वर्ल्ड वॉर 2 का क्या इम्पैक्ट होता है। एक फादर जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के हॉरर को देखने के बाद जब घर आता है, एक लविंग फादर, एक लविंग हस्बैंड, उसके ऊपर वॉर का क्या इम्पैक्ट होता है और वो किस तरीके से एक पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकती है वो चीज़, ये बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। और उसके बाद किस तरीके से हर एक इंडिविजुअल के एग्जिस्टेंस को एक मीनिंग है, उसका एक एग्जिस्टेंस है, मैटर करता है, वो भी आपको पता चलेगा इस स्टोरी को पढ़ने के बाद। और रिलीजन क्यों इम्पोर्टेंट है कुछ कुछ केसेस में, ये भी आपको इसको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि लोग इननेटली बैड नहीं होते, तो कुछ चीज़ें जो है वो लोगों को बैड बनाती है और किसी का भी बाह्य रूप जो है उसके हिसाब से हम जज नहीं कर सकते कि वो इविल है या गुड है। ठीक है, ऐसी सब चीज़ें हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं बात करने की, पर मैं चाहता हूँ कि आप इसे खुद एक्सपीरियंस कीजिए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया, तो एक खुद के कंट्री में जब आप अमेरिका का पार्ट हो, एक अमेरिकन ड्रीम आप
लेकर चल रहे हो उस कंट्री में, पर आप एक अफ्रीकन अमेरिकन हो, आप एक ब्लैक हो, या आप एक लैटिना हो, एक लैटिन अमेरिकन हो, और आपको पता चलता है कि आपकी जो कम्युनिटी है उसके ऊपर आपकी खुद की गवर्नमेंट आपको सेकेंड क्लास सिटीज़न का दर्जा दे रही है, आपके ऊपर ऐसे खतरनाक भयानक एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, तो आप सोच सकते हो कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। और आपके जो भी लोकेलिटी है, आपके लोगों की, आपके सेकेंड क्लास सिटीज़न लोगों की, सो कॉल्ड सेकेंड क्लास सिटीज़न लोगों की, उसका एक्चुअल फियर क्या है, तो उस फियर को इसमें पोर्ट्रेट किया गया है। और इसीलिए मैं इसको एज ए हॉरर कॉमिक भी देखता हूँ, क्योंकि इसके इम्प्लीकेशंस जो है वो काफ़ी स्केरी है साइकोलॉजिकली। तो ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट इसका आर्ट वर्क, तो बैरी विंडसोर स्मिथ की कॉमिक है, तो आर्ट वर्क के बारे में ही ज़्यादा बात करनी चाहिए, बट इसमें मुझे प्लॉट ज़्यादा अच्छा लगा आर्ट वर्क से। आर्ट वर्क डेफिनेटली काफ़ी सही है, पर कुछ कुछ चीज़ों में, मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स पे उसका आर्ट वर्क जो है वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, क्योंकि बैरी विंडसोर स्मिथ पेंसिल वर्क पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और कुछ कॉम्प्लेक्स सीन पे मेरा मतलब हर टाइम ऐसा होता है कि मैं कॉम्प्लेक्स सीन पे पेंसिल वर्क ज़्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता अपने हेड में, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। पर इसका जो एम्बिग्विटी और वेगनेस जो है इसके आर्ट वर्क का, वो इसके एटमॉस्फेयर को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाता है और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और बाकी की मतलब कि ऑलमोस्ट 330 पेजेस वगैरह जो है, 340 पेजेस, वो काफ़ी डिटेल्ड आर्टवर्क से भरे पड़े हैं, पर एंड के कुछ पेजेस है, 30-40 पेजेस रहेंगे, वो काफ़ी रश्ड लगते हैं उनका आर्टवर्क, क्योंकि वो पेंसिल वर्क जो है उस पर ज़्यादा कि इराटिकली काम नहीं किया गया है, जिस तरीके से बाकी के सीन्स में किया गया है, ऐसे मुझे लगता है। और एक हाईलाइट है इसकी कि कुछ मतलब कि स्नोफॉल वाले जो सीन्स है, मतलब कि स्नो कवर्ड लेडन एरियाज, या फिर लैंड जो है, या फिर फ्रेम्स जो है, उनको जिस तरीके से ड्रॉ किया है बैरी विंडसोर स्मिथ में, वो काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से ड्रॉ किया है। मतलब कि आपको ऐसे लगता है कि आप एक्चुअल में उस स्नो क्लैड माउंटेन पे, या फिर जो मतलब कि इवन रेनफॉल होता है, मतलब बहुत ज़ोरों से रेनिंग चल रही है एक सीन में, और एक मेल और फीमेल कैरेक्टर एक बहुत रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप वो मोमेंट आप खुद उनके साथ जी रहे हो। तो बहुत ब्यूटीफुली ड्रॉ किया गया है इस बुक को, और मुझे लगता है कि मैंने इसके बारे में बहुत कुछ कह दिया है, इसके बियॉन्ड में कुछ कह नहीं सकता। और हाँ, इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट भी है, तो वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है इस बुक का। वो सुपर नेचुरल एलिमेंट कुछ सिक्स सेंस और डॉक्टर स्लीप और द शाइनिंग, इन सभी स्टोरीज़ को नोट देता है, तो वो भी आपको अच्छे लगते हैं, तो आपको वो भी पार्ट इस बुक का काफ़ी पसंद आएगा। बस इतना ही, मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।